जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुल स्वागत करता हूं आपका यूपी कांस्टेबल जीकेजीएस प्रैक्टिस सेट की क्लास में। दोस्तों ये क्लास आपकी आगामी यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूं, हारूंगा नहीं, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूं। तो दोस्तों अगर ख्वाबों को हकीकत में बदलना है तो एक चीज मान लीजिए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर एक बार आपने सिलेक्शन लेने की ठान ली है तो दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जलप्रपात, झील, झरने, पहाड़, नदी, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके ऑप्शन हो जाएगा झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय। ठीक दोस्तों, बात करते हैं अगर झारखंड की, तो एक बहुत फेमस जलप्रपात है हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात दोस्तों कहां पड़ता है आपका, ये झारखंड में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात दोस्तों क्या करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, जिससे आपका क्या होगा, बार बार चीजें रिपीट होते रहेंगी। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, एक जलप्रपात बहुत फेमस है, कैंपटी। कैंपटी वाटरफॉल या जलप्रपात, ये दोस्तों आपका जो उत्तराखंड जिला है, उत्तराखंड में आपका मसूरी पड़ता है, पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी आपका जॉर्ज टाउन पर्वत पे स्थित है। उसके जस्ट आप नीचे उतरते हैं लेफ्ट साइड में, 24 से 25 किलोमीटर वहां पे पड़ता है कैंपटी वाटरफॉल। ये टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्थान है। अगर बात करते हैं मेघालय की, तो दोस्तों मेघालय में एक एलिफेंट जलप्रपात, एलिफेंट, एलिफेंट वाटरफॉल या जलप्रपात, जलप्रपात, ये दोस्तों आपका कहां पड़ता है, मेघालय में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। आपका चित्रकूट जलप्रपात कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दोस्तों अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जाए तो आपका कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी हाइट 455 मीटर है, आपका वराही नदी पर पड़ता है। ठीक दोस्तों, देखिए आपका ये आपका कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। दोस्तों इसकी हाइट कितनी है, 455 मीटर, और ये आपका जिसको कहाँ है, वराही नदी कर्नाटक में। ठीक दोस्तों, वराही नदी पे, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बात करते हैं एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये हुंडरू जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कहाँ है, कावेरी नदी पे स्थित है। और ये आपका दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है केरल में। जोग जलप्रपात आपका कहाँ है, जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये आपका दोस्तों शरावती नदी पे है, शरावती नदी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हाइट कभी कभार पूछ ली जाती है। 253 मीटर पे पड़ता है, 253 मीटर इसकी हाइट है। आपका कहाँ है, कर्नाटक में। और आपका कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। घोग जलप्रपात आपका पड़ता है, घोग दोस्तों आपका कर्नाटक में पड़ता है, शिव समुद्रम भी आपका कर्नाटक में। ये पाईकारा जलप्रपात दोस्तों है, ये आपका नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नोहल नोहल लिकाई जलप्रपात आपका मेघालय में है। चुलिया दोस्तों आपका चंबल में पड़ता है, जो राजस्थान में है। दूधारा जलप्रपात दोस्तों आपका जबलपुर में पड़ता है, जो नर्मदा नदी पे है। सडनी जलप्रपात आपका झारखंड में है। और गौतम धारा जलप्रपात दोस्तों आपका कहाँ है, ये भी आपका झारखंड में है। दोस्तों एक जलप्रपात में आपको और लिखवा दे रहा हूँ, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात, जलप्रपात, ये दोस्तों आपका कहाँ है, मांडवी नदी। दोस्तों आजकल जो दुग्ध धारा जलप्रपात है मांडवी नदी पे पड़ता है, ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे स्थित है। जब आप आज कल आप एक रील में देख लेंगे जलप्रपात जो बहुत फेमस है, एक ट्रेन गुजरती है और उसके पीछे जो बहुत सुंदर सा दृश्य दिखता है, एकदम दूध के जैसे ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखता है, वही दुग्ध धारा जलप्रपात है। और आपका मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। तो अयोध्या दोस्तों कहाँ की राजधानी थी, देखिए आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या कौशल। देखिए अगर बात करते हैं हस्तिनापुर, जो है हमारा ये कुरु महाजनपद पड़ता है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। दोस्तों इसकी एक और राजधानी भी थी, वो क्या थी, इंद्रप्रस्थ,
इंद्रप्रस्थ। इसकी एक अन्य राजधानी कुरु जनपद की थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान का जो दोस्तों दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है एनसीआर वाला, वहीं पे दोस्तों आपका कुरु महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों थी। अगर कलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारे मौर्य वंश का शासक कौन था दोस्तों? मौर्य वंश का शासक अशोक, सम्राट अशोक। अशोक ने दोस्तों क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व दोस्तों कलिंग पे आक्रमण किया था। दोस्तों 268 ईसा पूर्व जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था, और दोस्तों एकदम कत्लेआम मचा दिया था। हजार की संख्या में लोगों की हत्या की गई थी। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और इन्होंने अपने हथियार शस्त्रों का त्याग कर दिया, और खुद जो है महान शासक के रूप में जनता के सेवक बन के रहे। तो आपका दोस्तों क्या है, जो आपका बात करते हैं अगर आपके क्वेश्चन की, तो आपका आंसर हो जाएगा कौशल। दोस्तों जो कौशल महाजनपद था, जो वर्तमान का अयोध्या हमारा पड़ता है, इसी क्षेत्र में कौशल महाजनपद था, और इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? श्रावस्ती। जो कौशल महाजनपद था, इसी की राजधानी श्रावस्ती थी। हमारे भगवान श्री राम यहीं के राजा हुआ करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? जो हमारा फिरोजाबाद जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां 200 वर्षों से अधिक समय से किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है, यानी किस चीज के लिए फेमस है? आपके ऑप्शन है चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियां, पीतल के ताले, या जरदोजी कला। दोस्तों अगर बात करते हैं चिकनकारी का काम, तो चिकनकारी का काम क्या कहाँ होता है दोस्तों? अवध, जो नवाबों की नगरी है लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ अपना चिकन खाने वाले चिकन के लिए भी बहुत फेमस है, और जो कपड़े पे कढ़ाई होती है, जो व्हाइट कपड़े पे चिकन मतलब धागे से कढ़ाई होती है, उसको चिकन कहा जाता है, उसके लिए भी बहुत फेमस है। बात करते हैं अगर पीतल के ताले, पीतल के ताले के लिए दोस्तों कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है आपका? अलीगढ़। अलीगढ़ दोस्तों किस लिए फेमस है? ताले के लिए। जरदोजी कढ़ाई जो होती है दोस्तों, जरदोजी कढ़ाई होती है जो हम राजा महाराजाओं के समय जो उनके पोशाक होते थे, उन पे सोने चांदी से कढ़ाई की जाती थी हाथ से। यानी जो पोशाक होते हैं, पोशाक यानी जो कपड़े होते थे पहले के समय में, उस पे सोने चांदी से, सोने या चांदी से कढ़ाई। ठीक दोस्तों, जो सोने चांदी से कढ़ाई होती है आपकी, उस समय दोस्तों क्या होता था, उसको कहा जाता है जरदोई कढ़ाई। और ये जो वर्तमान में हमारा कन्नौज पड़ता है, कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, चलो भाई, जो जिला कन्नौज हो गया आपका, फर्रुखाबाद, इसके बाद आपका हो गया फर्रुखाबाद, बरेली दोस्तों, ये सारे जिले आपके जरदोई कढ़ाई के लिए बहुत फेमस थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता था? मतलब कौन सा कथक घराना है जो नृत्य की आध्यात्मिक पहलू उस पर पहलू होता है, उस पर अधिक ध्यान देता था? आपका ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जयपुर घराना है, और बनारस घराना, लखनऊ घराना, ये सारी चीजें, ये तीनों घराने फेमस थे अपने कथक के लिए। कथक के लिए फेमस थे, कथक नृत्य के लिए। और इसमें जो कौन सा ऐसा घराना है जो आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता था? तो दोस्तों आपको जो हमारा आध्यात्मिक शहर के नाम से भी विश्व में फेमस है, सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है बनारस, जिसका वर्तमान में नाम वाराणसी है। यह अपने आध्यात्मिक पहलुओं के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस था। यहाँ पे जो प्राचीन समय से बहुत पुराने मंदिर हैं, और इसकी जो संस्कृति से जुड़ाव ही रहा है वो एक अलग लेवल का रहा है, इसलिए दोस्तों इसको ये आध्यात्मिक पहलू के लिए अपने अधिक जाना जाता है। और यहाँ पे एक दोस्तों बहुत बड़ा नाम निकल के आता है, गिरधारी महाराज, पंडित गिरधारी महाराज आपके आते हैं। कौन दोस्तों? पंडित गिरधारी महाराज। ये दोस्तों क्या है, बनारस घराने के बहुत बड़े नाम हैं। अगर बात करते हैं लखनऊ घराने के, तो आपके कौन हो जाएगा? आपका लच्छू महाराज हो गए, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। ये दोस्तों क्या है,
कालका प्रसाद, ये आपके लखनऊ घराने के बहुत फेमस नाम है। अगर बरेली घराना की बात करते हो तो दोस्तों कव्वाली जो होती है, कव्वाली के लिए दोस्तों कौन सा घराना फेमस था आपका, जो आपका बरेली घराना। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। जो मैरी कॉम है हमारी भारतीय मुक्केबाज, उनके द्वारा जो लिखित आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है। आपके ऑप्शन हो जाएंगी फ्लाइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग होल्डिंग बैक, या इम्परफेक्ट। दोस्तों अगर फ्लाइंग टू विंग की बात करते हैं तो फ्लाइंग टू विंग किसकी आत्मकथा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी जो बैडमिंटन किंग कही जाती हैं साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल द्वारा उनके जीवन पे जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं उस पर लिखित उनकी आत्मकथा है, जिसको प्लेइंग टू विन कहा गया है। उनको उनका शीर्षक क्या है, प्लेइंग टू विन। एक दोस्तों हमारे बहुत महान क्रिकेटर हैं, वो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हैं, माइकल होल्डिंग, माइकल होल्डिंग, होल्डिंग। दोस्तों माइकल होल्डिंग द्वारा जो उनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है, नो होल्डिंग बैक। ये किसकी है, माइकल होल्डिंग, ये कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के फास्टर बॉलर हैं। और बात करते हैं इम्परफेक्ट की, तो हमारे जो भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं संजय मांजरेकर, ये अभी क्या है, भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, और वर्तमान में दोस्तों ये क्या है, कमेंटेटर हैं। क्या है दोस्तों, क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर और प्लस कमेंटेटर, कमेंटेटर हैं ये। इनके द्वारा जो लिखित आत्मकथा है अपनी अपने जीवन क्रिकेट के जीवन की जो स्टोरियां हैं, जो कहानियां रही हैं उनसे संबंधित है, और ये इम्परफेक्ट इनके संजय मांजरेकर द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। वो कौन से भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। आपके ऑप्शन हो जाएगा सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या हरगोविंद खुराना। दोस्तों देखिए अगर बात करते हैं सीवी रमन की, तो दोस्तों 1930 का जो भौतिकी का नोबेल है, भौतिकी का नोबेल इनको प्रदान किया गया था, भौतिकी का नोबेल। और दोस्तों किस लिए इनको ये भौतिकी का नोबेल मिला था, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल इनको दिया गया था। बाकी कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों 2014 में शांति का नोबेल दिया गया था, शांति का नोबेल, शांति का नोबेल। क्या शांति का नोबेल दोस्तों दिया गया था 2014 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनके साथ किस एक और व्यक्ति को शांति का नोबेल प्रदान किया गया था 2014 में ही। बात करते हैं हरगोविंद खुराना को। दोस्तों ये कौन थे, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, और 1968 में इनको चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया था। 1968 में इनको कौन सा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल इनको प्रदान किया गया था। ये भारतीय मूल के कौन थे, अमेरिकी नागरिक थे। और अमर्त्य सेन को दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। इनको जो अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया था, 1998 में, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल अमर्त्य सेन को दिया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही कथक घराने से संबंधित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बनारस। बढ़ते अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा एक अन्य देश का भी राष्ट्रगान लिखा है, वो देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। पहले तो दोस्तों जब कोई देश आता है उसकी राजधानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाएगी, म्यांमार की निप्योन हो जाएगी, भूटान की आपकी थिम्पू, और बांग्लादेश की ढाका। दोस्तों एक घटना होती है 1905 में। 1905 में दोस्तों क्या होता है, 1905 में दोस्तों क्या होता है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक गीत लिखा जाता है, अमार सोनार बंगाल या अमार सोनार बंगला।
दोस्तों अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा जाता है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में, जब बंगाल का विभाजन होता है, अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावित होता है, मतलब प्रभावी होता है। तब क्या होता है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमारा जो उड़ीसा और बंगाल का क्षेत्र, इसको पश्चिमी बंगाल कहा जाता है, और असम बंगाल के जो पूर्वी बंगाल था उसको जो वर्तमान का बांग्लादेश है उसको पूर्वी बंगाल के रूप में डिवाइड किया जाता है। जो आज़ादी के बाद ये पूर्व पाकिस्तान के रूप में निकल के आता है, और 1971 में भारत ऑपरेशन के द्वारा मतलब इनका जन्मदाता के रूप, ये भारत का पोते के रूप में इनका जन्म होता है। और 1971 में ही जो अमार सोनार बांग्ला था, बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया। तो इसी प्रकार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक अन्य देश का भी राष्ट्रगान लिखा है, वो कौन सा आपका, बांग्लादेश। ठीक दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है, अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक दोस्तों, और आपको भूटान को लैंड ऑफ थंडर लैंड के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट। इसको भूटान को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी एससीओ का आपका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है। AIIC का भी मुख्यालय आपके किस में पड़ता है, चीन में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी का जब कार्यकाल समाप्त हुआ था, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। आपके ऑप्शन हो जाएगा फरुखदीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दोस्तों अगर देखिए, नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो आपके राष्ट्रपति बने थे, ये कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति दोस्तों आपके लिए, इसलिए राष्ट्रपति का क्रम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये आपका राष्ट्रपति का क्रम है, इसको आप जहां भी पढ़ते हैं वहां टेबल पे लगा लीजिए, या बार बार इसके क्रम को याद करिए दोस्तों, ये आपका याद हो जाएगा। बात करते हैं जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर इसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आते हैं, वीवी गिरी हमारे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। और पहले जो ये हमारे क्या थे, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश। एकमात्र न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं वो कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। उसके बाद फिर वेंकटगिरी वीवी गिरी साहब सर आते हैं, फिर फरुखदीन अली अहमद, फिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जीवी बत्ती जी का जो है चयन होता है, फिर नीलम संजीव रेड्डी, इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, इसके बाद आते हैं आर के नारायण, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये एक हमारा एकदम स्वर्णिम काल रहा है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ दोस्तों, ये एक युग का अंत हुआ है, और ये भाग्य शायद विश्व में आगे या भारत के इतिहास में आगे कभी देखने को मिले कि एक समय 2002 के आसपास हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री हमारे कौन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कौन है। फिर आपका अगला कौन है, ये जो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी आपकी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आगे आपके कौन, फिर प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद, वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जब APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और ये स्वर्णिम काल शायद इतिहास में अब किसी को देखने मिले कि दो इतनी महान शख्सियत एक साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर कायम थी। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने दोस्तों 298 ईसा पूर्व से के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था। और आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या वासुदेव। दोस्तों अगर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो एक वंश आता है पुष्पभूत, और इसमें दोस्तों हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना था, 606 से 647 ईस्वी। पुष्पभूत वंश के शासक थे हर्षवर्धन, और इनको सांस्कृतिक और साहित्य के लिए बहुत ही मतलब जाना जाता है। और आपके और अनिरुद्ध दोस्तों क्या थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे, लेकिन ये शासक नहीं बने थे। बाकी वासुदेव की अगर दोस्तों बात करते हैं, एक दोस्तों आता है कड़वंश, जो आता है कड़वंश के जो है संस्थापक थे
जो आपका 75 ईसा पूर्व से 72 इनको कर्ण वंश की स्थापना की थी। और इनका शासनकाल कब तक रहा है? 75 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक रहा है दोस्तों। ठीक दोस्तों, कर्ण वंश का संस्थापक थे ये। और आपका आंसर क्या होगा? बिंदुसार। ठीक दोस्तों, बिंदुसार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या कि बिंदुसार का एक अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए। बिंदुसार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या था? अमित्रघात। आप लोग दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार को। किस नाम से? अमित्र घात। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है अमित्र घात का? अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला ये बिंदुसार का जो इस नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य वंश का दक्षिण में विस्तार करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो बिंदुसार ने निभाई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको देश जो आपका अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है, उसकी मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे रुपया, दिनार, पेसो या डॉलर। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर बहुत सारे देशों की मुद्रा है, जैसे यूएस का हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया, बाकी वर्ल्ड करेंसी भी दोस्तों आपकी डॉलर ही है। मतलब डॉलर से, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार जो आपका डॉलर में ही होता है। आपको रुपए की बात की जाए तो दोस्तों भारत के जो आसपास के देश हैं, आपका कौन सा, जैसे श्रीलंका हो गया, अरे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये दोस्तों आसपास जितने भी देश हैं, या फिर आपका इंडोनेशिया, इन सारे देशों में दोस्तों क्या होता है? रुपया चलता है। लेकिन सबका रुपया, जैसे भारत के रुपए को क्या कहते हैं? भारतीय रुपया। तो आपके श्रीलंका के रुपए को श्रीलंका रुपया, नेपाल के नेपाली रुपया, भूटान के भूटानी रुपया, इंडोनेशिया के इंडोनेशियाई रुपया कहते हैं। ऐसे दोस्तों दिनार की बात करते हैं, जो हमारे मिडिल के देश हैं, मिडिल वेस्ट के, आपका जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, इन सबका दोस्तों क्या चलता है? दिनार चलता है यहाँ पे। तो इनका कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, कतर का दिनार, तो इनके अपने अलग हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैक्सिको की बात करते हैं, तो मैक्सिको की मुद्रा का क्या नाम है? पेसो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पट्टकाकल स्मारक जो भारत के स्थापित रूपों में से प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन सा आपका हो जाएगा? पट्टडाकल जो स्मारक है, ये आपके किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। ठीक दोस्तों, देखिए अगर बात करते हैं केरल की, केरल में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और अभी हाल ही में चर्चा का कारण भी रहा है, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबरीमाला मंदिर चर्चा में क्यों रहा है, इसकी क्या कहानी है। देखिए सबरीमाला मंदिर एक भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जो सबरीमाला मंदिर के जो हमारे देवता हैं, तो उनको एक उनकी जो प्रेमिका थी, तो उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई थी। जो सुनी है, मतलब जो कहावत कही जाती है, तो उन्होंने अपने प्रेमी से कहा था कि लॉर्ड अप्पा हैं, उनसे कहा था कि आप जो है, अगर मतलब आप मेरे से शादी नहीं करेंगे तो आप किसी अन्य महिला से शादी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी महिलाएं हैं जो मतलब जिनसे जो शादी की उम्र वाली होती है, यानी जो लड़कियों का मासिक चक्र होता है, जो महिलाओं में हमारे, तो उनमें जो मासिक चक्र होता है, तो ऐसा माना जाता है वो उनकी शादी की उम्र होती है। तो उन्होंने ऐसी मतलब ऐसी मान्यता रखी थी कि जो भी महिलाएं जब मासिक चक्र महिलाओं को आता है, वैसी महिलाओं को मैं अपने नज़रों के सामने कभी नहीं लाऊंगा या मैं उनको कभी नहीं देखूंगा। तो ऐसी मान्यताओं के शायद इन्हीं मान्यताओं के कारण सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है। अब दोस्तों ये अभी मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब इसका क्या है ये आप लोग देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना में। तेलंगाना के एक बहुत फेमस मंदिर है, कौन सा? रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर। और दोस्तों ये क्या है? एक विश्व धरोहर भी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी ये दोस्तों शामिल है। और आपका दोस्तों पडक्कल स्मारक कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में पड़ता है।
दोस्तों ये बहुत फेमस मंदिर है। इसमें देखो इसमें जो 10 मंदिर टोटल हैं, 10 मंदिरों का एक समूह है। और इसमें दोस्तों क्या है, 9 मंदिर जो वो हिंदू मंदिर हैं। 9 दोस्तों क्या है, हिंदू मंदिर हैं। और दोस्तों एक कौन सा है आपका, एक दोस्तों आपका है जैन मंदिर। जैन मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जब हमारी हड्डियां टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हो गए, ऑप्शन है सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए अगर बात करते हैं प्लास्टर सफेद सीमेंट से दोस्तों पहले ही किया जाता था, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये भारी होता है और तो आपके चलने फिरने में कठिनाइयां भी होती हैं। आपका अगर बात करते हैं जिंक सल्फाइड की, ZnO, इसको इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम हो जाएगा जिंक सल्फाइड। दोस्तों ये क्या होता है कि एक अकार्बनिक तत्व है। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड यार, एक अकार्बनिक तत्व है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील। और दोस्तों जल में अघुलनशील होने के कारण इसका जो प्रयोग औषधि में किया जाता है। इसका दोस्तों प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग मलहम बनाने में किया जाता है दोस्तों, क्रीम बनाने में होता है, जो हमारी सनस्क्रीम होती है उसमें भी प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फाइड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों क्या होता है, जब हड्डी टूटती है तो हमारा जो प्रयोग में लिया जाता है, किसका लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है प्रयोग हमारे हड्डी टूटने के जोड़ने में लिया जाता है। और दोस्तों अगर हड्डियों का फ्रैक्चर जब ज़्यादा होता है, जब बड़ी मात्रा में होता है, तो उसमें आपका मतलब रॉड वगैरह भी डाल के जो उसको सही किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। यानी कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में नहीं पड़ता है, वो गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में। सॉरी, टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। बाकी दोस्तों ये आपके तीनों कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व की दोस्तों अगर बात करते हैं, किसकी, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। पहले दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों कब आता है, 1973 में आता है। टाइगर प्रोजेक्ट हमारा आता है। और वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 कौन सा दोस्तों, माधवगढ़, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। और ये हमारा दोस्तों पड़ता है एमपी में। अगर 57 दोस्तों कौन है, ये जो लेटेस्ट में बने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटेस्ट में आपके दोस्तों आपका 58वां जो है माधवगढ़ है, बाकी जो 57वां है 57 ये कौन से, रातापानी, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, एमपी में। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया था। जो राज्य के अपहरण की नीति है, इसको किसने आरंभ किया था। आपके ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग या डलहौजी। दोस्तों ये मॉडर्न जो भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका क्रम, इनके कार्यकाल में हुई जो घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको आप याद कर लीजिए। देखिए बात करते हैं अगर हार्डिंग की, तो पहला हमारा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1845-46 के समय। और ये किसके तब हमारे जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय दोस्तों क्या हुआ था, सती प्रथा समाप्त हुई थी, सती प्रथा का अंत किया गया था। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था इन्हीं के समय। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया, कंपनी के
एकाधिकार, एकाधिकार को क्या क्या को समाप्त। कंपनी के एकाधिकार को दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय समाप्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों बात करते हैं। ये कौन था? ये पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और दोस्तों जो 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। उसमें दोस्तों अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और जो हमारी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो संधि होती है उसका भी नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बात करते हैं दोस्तों जो राज्य अपहरण की नीति है, ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, जैसे कि मैं एक क्रम दोस्तों आपके लिए याद कर लीजिए, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये दोस्तों राज्य हैं जिसको डलहौजी ने हड़पा था। ये क्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। देखिए सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, फिर दोस्तों आपका यही लिख देता हूं, झांसी, नागपुर, फिर दोस्तों क्या था? अवध। ठीक दोस्तों, अब ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने अपनी हड़प नीति के तहत जो राज्य को हड़पा था, सबसे पहले सतारा को हड़पा था। कब दोस्तों? 1848 में। फिर आपका जैतपुर, संभलपुर को दोस्तों 1849 में। बघाट को दोस्तों कब दोस्तों? 1800 क्या हो गया, एक सेकंड, 1850। उदयपुर की बात करते हैं दोस्तों कब? 1852। झांसी 1853। नागपुर 1854। और अवध को दोस्तों 1856 में कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पा था। तो दोस्तों ये आपके देखिए इसको याद कर लीजिए, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये आपका क्रम है। इसको आप लिख लीजिए और बार बार याद करिए। ये दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्रम भी पूछ लेता है, ये आपका नाम देके पूछ लेगा कब इसको हड़पा गया था, सन पूछ लेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है किस संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन क्या? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों, अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक, ये दोस्तों कहाँ से ली गई है? हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक दोस्तों, और यूएसए से क्या आपके हमारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और दोस्तों क्या है हमारा? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों हमारा कहाँ से लिया गया है? यह हमारा लिया गया है अमेरिका से। बाकी दोस्तों अगर समर्थित सूची, ये भी हमारे दोस्तों कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों ये एक चार्ट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है कौन से हमारे संविधान में कौन सी चीजें जो जहाँ से ली गई है। देखिए जिससे भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं, यहाँ से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन शक्तियां, प्रशासनिक विवरण, ये हमारे कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से क्या क्या लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से जो हटाया जाना है, या राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है, ये भी हमारा जो अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं कनाडा की, तो सशक्त केंद्र,
अवशिष्ट शक्तियां जो है दोस्तों कनाडा से ली गई हैं। जर्मनी से दोस्तों आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार स्थगित होते हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। फ्रांस से दोस्तों क्या है, स्वतंत्रता और समानता बंधुता के जो आदर्श हैं, जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता समानता बंधुता के जो आदर्श हैं, ये कहाँ से दोस्तों, फ्रांस से लिए गए हैं। बाकी ब्रिटेन से आपका हो जाएगा संसदीय शासन हो जाएगा, विधि का शासन, विधि प्रक्रिया, एकल नागरिकता, दोस्तों ये आपका जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक तत्व हमारा जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समर्थित सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दोस्तों क्या ये संयुक्त बैठक, ये दोस्तों स्टार लगा लीजिए आप, ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मूल कर्तव्य हमारे सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, जिसमें और जो हमारी प्रस्तावना की न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके आदर्श दोस्तों ये भी हमारे जो है संयुक्त राज्य संयुक्त संघ रूस से लिए गए हैं। बाकी अफ्रीका की बात करते हैं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और यह जो राज्यसभा में मेंबर चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, ये प्रक्रिया भी हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि का शासन दोस्तों लिया गया हमारा ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जो जापान से ली गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था होती है, इसमें जो स्थानीय स्वशासन होती है इसकी व्यवस्था कैसी होती है। पहले दोस्तों बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में आई कब थी, बात घटना दोस्तों है 24 अप्रैल 1993 दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। इसके तहत दोस्तों पंचायती राज जोड़ी जाती हैं। इसमें टोटल दोस्तों 29 विषय होते हैं, 29 विषय। इसी के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसी के तहत दोस्तों क्या होता है, पंचायत स्तर पर महिलाओं को 33%, महिलाओं को दोस्तों क्या होता है, महिलाओं को पंचायत में क्या होता है, चुनाव में 33% आरक्षण प्रदान किया गया था, आरक्षण जो प्राप्त होता है इसी 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत प्रदान किया गया था। इसमें टोटल दोस्तों 29 विषय थे, 11वीं अनुसूची इनके अंतर्गत जोड़ी गई थी। और दोस्तों आपके ऑप्शन क्या है, इसकी व्यवस्था कैसी होती थी, ग्राम, ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर पर 4 स्तरीय थी, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर 3 स्तरीय थी, ग्राम, ब्लॉक 2 स्तरीय थी, या ग्राम स्तर पर एक स्तरीय व्यवस्था थी। दोस्तों ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। इसमें 3 स्तर कौन कौन से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ग्राम, ब्लॉक, जिला। और इन तीनों स्तर पर जो है महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और टोटल इसमें जो है 29 विषय थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष के उम्र के बच्चों, यानी 14 उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंधित करता है। हमारे भारत के संविधान में कौन सा मतलब अधिकार है जो 14 वर्ष के बच्चों को काम करने पर रोक लगाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको जब भाग 3 में हमारा देखिए भाग 3 जो जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। दोस्तों ये जो अधिकार है आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक दोस्तों मौलिक अधिकार और इसके चर्चा दोस्तों संविधान में कहाँ की गई है, भाग 3 में। उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार को कुछ पार्ट डिवाइड किए गए, जिससे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसी में दोस्तों जो समानता का अधिकार है ये कहाँ से है, आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कहाँ है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आर्टिकल
23 और 24 है। और दोस्तों बात करते हैं शिक्षा, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों ये क्या है आपका आर्टिकल हो जाएगा 29 से 30 में। और आपका जो 14 उम्र से कम बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध का अधिकार है, ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के खिलाफ है। जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसी के अंतर्गत 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पहले बात करते हैं भारत कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1905। दोस्तों आप लोग को मैं बताता हूँ एक चीज, ये 1 अप्रैल की डेट आप याद कर लीजिए और देखिएगा कम से कम 10 से 15 संस्थान है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। हमारे जैसे आरबीआई हुई, उसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होती हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन क्या है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या करनाल। देखो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय दुग्ध या डेयरी कह सकते हैं, डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है? करनाल में। देहरादून में दोस्तों कौन सा? वानिकी या वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। बात करते अगर दोस्तों का नवाबों की नगरी लखनऊ में, यहाँ पे कौन पड़ता है? भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, ये सारे आपके कहाँ पड़ते हैं? लखनऊ में पड़ते हैं। औषधि होता है दोस्तों, औषधियाँ अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। बाकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। दिल्ली यानी दोस्तों नई दिल्ली में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है? संविधान में टोटल दोस्तों कितने? 22 भाग हैं और सारे भाग आपके इंपॉर्टेंट मतलब आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके ऑप्शन संविधान के भाग की बात की जाए, अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर 20 नहीं रहता है तो टोटल आपके 25 भाग हो जाएंगे, क्योंकि 3 भाग बाद में संशोधित करके जोड़े गए हैं। बात करते हैं भाग 2 दोस्तों। पहला हम भाग 1 क्या है दोस्तों? भाग 1 क्या है? भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 दोस्तों क्या बात, भाग 2 में क्या बात की गई? किसकी बात? नागरिकता की। नागरिकता दोस्तों किसमें? भाग 2 में। भाग 3 में दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 4 दोस्तों क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य आपके हो जाएंगे। आपका आंसर भाग 4 हो जाएगा। और भाग 5 में जो दोस्तों क्या है? केंद्र की बात की गई। भाग 6 में राज्य। ठीक दोस्तों, आपकी क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों बताइए आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और थोड़े दिन बाद दोस्तों आपकी लाइव क्लास आने वाली है। दोस्तों आपको यूपी कांस्टेबल का जीके जीएस का सारा पोर्शन यहाँ से कवर किया जाएगा। आप लोग दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।